उसके बाद उनके समर्थकों ने जो मुझे प्रसाद दिया है, जो गालियां पड़ी, मैं आपको बता नहीं सकता। हालांकि एक बात की तारीफ किसी ने नहीं की कि 8 ड्रिंक पीने के बाद स्पेलिंग मिस्टेक कोई नहीं है, टैलेंट की कोई कदर नहीं। अच्छा, हम इंडियन लोगों की आदत है, हम दारू पी के ना पूरी दुनिया को जज करने लगते हैं। मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस आदमी को इतना ही जजमेंट नहीं है कि रात को कितनी पीनी चाहिए, वो पूरी दुनिया को जज कर रहा है। और मैं वैसे बताऊं, आई एम बेसिकली फ्रॉम पंजाब। हम लोगों को कभी किसी ने बताया ही नहीं कि कितनी पीनी चाहिए। मैंने मुंबई में आके देखा है, लोग पार्टियां करते हैं ना, 2 ड्रिंक में सारी पार्टी निकाल देते हैं, सारी रात बड़े बड़े बिजनेस प्लान करते हैं, नए नए शोज बना देते हैं। हम जैसे लोग 8 ड्रिंक पी के जो शो चल रहा होता है वो भी बंद कर बैठते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैंने एक ट्वीट करके छोड़ दिया, मैं सो गया, बाथरूम करने उठा, दूसरा मैंने फिर फेंका एक और मैंने एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व की है कि आदमी जैसी दारू पीता ना वैसे वैसे थॉट्स आते हैं। उस दिन शायद मैंने महंगी दारू पी ली होगी, मैं सीधा प्रधानमंत्री के साथ डायरेक्ट हो गया। अगर मैंने सस्ती पी होती ना, हो सकता है मैं बैंगन के मुद्दे पे लड़के सो जाता कुक के साथ। अच्छा, मैंने सुबह उठ के पर्दा हटाया ना, अपना हैंगओवर था, पर्दा हटाया तो नीचे ओबी वैन्स खड़ी हुई थी। ओबी वैन्स होती है ना जो लाइव टेलीकास्ट दिखाती हैं, उस समय मेरे को नहीं पता था, मुझे लगा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। मैंने अपने कुक को बुलाया, मैं कहा ये क्या हो रहा है, कहीं आग लगी है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी हैं, आग लग गई कहीं? कहता आपने लगाई है रात को ट्विटर पे। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा तू मुझे रोक नहीं सकता था? कहता हम कहां रोकते, हमने तो खुद 2 लगे हुए थे, मैंने तो रीट्वीट भी किया है। मुझे समझ ना आए मैं क्या करूं, इतना मीडिया मेरे घर के आसपास। मैं मालदीव्स निकला फटाफट, मैं वहां पे 8-9 दिन रहा। जैसे मैं मालदीव्स पहुंचा, मैंने कहा मुझे ऐसा रूम दो जहां पे इंटरनेट ना हो। कहते आप शादी करके आए हो? मैं कहा मैं ट्वीट करके आया हूं। आप यकीन नहीं करें, मैं जितने दिन भी वहां पे रहा, मेरा 9 लाख रुपया खर्चा हुआ। मेरी जिंदगी भर की पढ़ाई लिखाई में इतना खर्चा नहीं हुआ जितना मैंने वो एक लाइन लिख के मैंने खर्चा करवा लिया। मैं सीरियसली, मैं ट्विटर पे केस करना चाहता हूं, क्योंकि ट्विटर वाले लिख देते हैं ना, कभी कभी कोई पॉलिटिशियन की ट्वीट हो तो नीचे लिख देते हैं मैनिपुलेटेड ट्वीट, तो मेरे नीचे भी लिख देते ड्रंक ट्वीट, जस्ट इग्नोर हिम, मेरे पैसे बच जाते। और मुझे ये सिस्टम समझ नहीं आता हमारी कंट्री का कि अगर मैंने कोई बात रात को की है, आप भी मेरे साथ रात को बात करो, बात खत्म करो, बिकॉज सुबह माई आइडियोलॉजी इज डिफरेंट। वो और मैं आज दिल खोल के मैं बताना चाहता हूं, जितने भी ट्वीट्स से मैंने कंट्रोवर्सी करी, वो सारे ट्वीट्स मेरे नहीं थे। कुछ जैक डैनियल के थे, कुछ जॉनी वॉकर के थे, हालांकि कुछ तो एब्सोल्यूट मेरे थे। पर फिर भी छोटी छोटी बातों के लिए आप किसी आर्टिस्ट को ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकते ना। अच्छा, मेरी ये बातें सुन के ना मेरी थेरेपिस्ट जो थी वो भी मूड में आ गई। तो मेरा स्टाइल ऐसा, चाहे कैसे किस्सा भी सुनाऊं तो थोड़ा अपने अंदाज में सुनाता हूं, तो वो मूड में आ गई। तो आप पंजाबी हैं तो पटियाला से ही होंगे। मैं कहा पहली बात तो ये पटियाला नहीं, ये फरीदाबाद है, पटियाला इतना होता है, आपके हाथ में नहीं आएगा। अच्छा, एक तो आप कॉमेडियन हो और दूसरा आपको हंसाने की कोशिश करे तो समझ जाओ आप सच्ची डिप्रेशन में हो। तो मैंने कहा मैं पटियाला से नहीं, मैं अमृतसर से हूं। तो कहती आपका बचपन जो था वो कैसा था, कैसा बीता आपका बचपन? तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा बचपन मेरा जो पूरा अमृतसर में बीता है, तो अमृतसर में 3 चीजें बड़ी मशहूर हैं, एक वाघा बॉर्डर, एक गोल्डन टेम्पल, और तीसरा उनके बीच में खड़े कुलचे छोले वाले, तंदूरी कुलचे। इतने लोग खाते हैं। मेरा भाई अभी अमृतसर से आया है, 4 कुलचे पेल के बैठा हुआ है ये रेड कोट में। ये मुझसे बड़ा प्यार करता है, 2 चीजों से बड़ा प्यार करता है, मुझसे और अपने पेट से। पेट आज भी लेके आया साथ में। और सीरियसली हमारे लोग इतने कुलचे के शौकीन हैं, मैं जब से यहां पे स्टेज पे आया हूं, आई थिंक 10-15 मिनट, तब तक 14 लाख कुलचे कंज्यूम कर चुके होंगे अमृतसर वाले। उनको पता नहीं किस चीज का डर है कि कोई किसी दिन आके सडनली कुलचे ना बंद कर दे रात को 8 बजे आके कि मित्रों आज रात 8 बजे से कुलचे बंद, कल से सब लोग ढोकला खाएंगे। हो ही सकता है। मैं आपको बता दूं, मेरा नाम जो कपिल पड़ा, ये तब पड़ा जब हमारी इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत के आई। कपिल पाजी उस समय कैप्टन थे, तो मेरे फादर जो थे उनको क्रिकेट का बहुत शौक था, उन्होंने मेरा नाम कपिल शर्मा रख दिया। मैं तो शुक्र करता हूं कि अगर उस दिन वेस्ट इंडीज जीत जाती, मेरा नाम क्लाइव लॉयड होता, मेरी मां से ही नहीं लिया जाता कभी।
ये मेरे बचपन की फोटो है। एक्चुअली आप लोग इतने प्यारे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता हूँ। ये मेरे भाई की है, इसी की। ये मैं दिखाता हूँ। मैंने जब इस शो के लिए अपनी फोटोग्राफ्स मंगानी थी तो मैंने कहा यार मेरी बचपन की कोई फोटो भेज। इसने फिर ये भेजा, नीचे आप देख सकते हैं, ये मेरी पिक है, चल जाएगी तो चला देना। पर एक फाइनली मेरे पापा के साथ मुझे मेरी फोटो मिली, मैं दिखाना चाहता हूं। आज मैं झूठ के मूड में हूं नहीं, ये भी मेरी नहीं, मेरे भाई की है। एक्चुअली मेरी बड़ी रेयर फोटो मुझे एक ही मिली एक्चुअली, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये मेरी बचपन की फोटो है। हालांकि है ये भी मेरी नहीं, मेरे बेटे त्रिशान की है। पर आजकल मैं इसी में अपना बचपन देखता हूं, बिकॉज जब आपने अपना बचपन नहीं देखता तो आप अपने बच्चों में अपना बचपन देखते हो। एक्चुअली हुआ क्या, फोटोग्राफी का सारा शौक ना, मेरा भाई मेरे से बड़ा है तो पहले बच्चे के ऊपर मेरे डैडी ने सारा शौक निकाल लिया। मेरी कोई फोटो है ही नहीं बचपन की, और मैं वैसे भी कोई प्लानिंग वाला बच्चा नहीं हूं। मैं नॉन प्लान्ड बच्चा हूं, अनप्लान्ड बच्चा हूं मैं। हुआ क्या, एक्चुअली मेरे डैडी को फीवर था एक दिन, तो वो छुट्टी कर ली उन्होंने, और 3 बजे तक उनका फीवर उतर गया। बस हम आ गए। मेरे पापा बड़े प्यारे इंसान थे, पर मैंने एक चीज नोटिस की है, दुनिया में आदमी किसी भी देश का रहने वाला हो, वो 2 चीजों से बड़ा डरता है, एक अपने बाप से, दूसरा पुलिस वाले से। और अनफॉर्चुनेटली मेरे पिता दोनों ही थे। वो पुलिस वाले भी थे और पिता भी थे। पुलिस वाले पहले थे, पिता बाद में बने। वो बड़े हैंडसम मैन, बड़ी अच्छी परवरिश की मेरे फादर ने। मुझे बॉयज स्कूल में डाला, वहां पढ़ाई कम पिटाई बड़ी ज्यादा होती थी। थप्पड़ तो ऐसे पड़ते थे जैसे टीचर को पर थप्पड़ का पेमेंट हो रहा है। और मेरे मैथ वाले सर थे एक, इतना जालिम आदमी, अगर उन्होंने कुछ पूछा, आपने 1 सेकंड का पॉज लिया, खटाक से थप्पड़। मेरे साथ ऐसा नहीं होता था क्योंकि मैं गाने का शौक था, तो मुझसे गाना सुनते थे, उसके बाद थप्पड़ पड़ते थे। कई साल तो मैं कंफ्यूजन में रहा कि मेरा गाना गलत है कि मेरा मैथ गलत है, सीरियसली। और आप सोचो 14 साल तक 250 रुपया महीना देके एक कलाकार पिटता रहा। तो मेरी थेरेपिस्ट जो डॉक्टर थी, वो बोलती पढ़ाई आपने चलो मन से नहीं की, लेकिन आपका इंटरेस्ट किसमें था? मैंने कहा मुझे म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। और स्कूल में तो खैर थप्पड़ वप्पड़ जो भी पढ़े। कॉलेज में मुझे लगा कि चलो आप अपनी मर्जी के सब्जेक्ट ले सकते हो, कि मैं अपनी मर्जी के सब्जेक्ट ट्राई करूं। कॉलेज में जाके मैंने कहा मुझे म्यूजिक लेना है, तो वो म्यूजिक को सब्जेक्ट ही नहीं मानते, म्यूजिक था भी नहीं। तो मैंने कहा फिर आपके पास म्यूजिक नहीं? कहता म्यूजिक नहीं, ज्योग्राफी ले लो। मतलब ये कोई तालमेल है? ये तो ऐसी बात हुई ना कि मैं किसी दुकान पे जाके बोलता हूं कि मुझे मास्क दे दो, वो बोलता है अंडरवेयर ले लो, पहनना ही तो है। यार पहनना है तो ठीक है, जगह तो देखो आप। एक जगह जान बचा रही है, दूसरी इज्जत बचा रही है। तो आप अब अगर किसी बच्चे को आप उसकी मर्जी के खिलाफ पढ़ाओगे तो वो कॉमेडियन ही बनेगा। और जिस कॉलेज से कॉमेडियन निकलते हैं वहां से प्रधानमंत्री तो निकल नहीं सकते, लेकिन हमारे देश में निकलते हैं। जैसे हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर सरदार मनमोहन सिंह जी, मतलब वो भी उसी कॉलेज से पढ़े जहां से मैं पढ़ा हूं। सॉरी, वो जिस कॉलेज में पढ़े हैं मैं भी वहां पढ़ा रहा। उन्होंने कई बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम किए उन्होंने, लेकिन ज्यादा बोलते नहीं थे वो, क्योंकि बोलने की जिम्मेदारी आजकल किसी और ने ली है। मैंने गलत रिएक्शन दे के मेरे पे केस ना करवा देना कहीं। अच्छा, एक बार मुझे मनमोहन सिंह जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि बहुत इंटेलेक्चुअल गिफ्टेड स्टेट्समैन हैं जो हमारे अमृतसर शहर से हैं। तो मैं पहली बार उनसे मिलने गया, तो सर्दियों के दिन थे, तो सामने रेवड़ियां मंगवाई उन्होंने खाने के लिए। तो डॉक्टर साहब ने खुद मुट्ठी भर ली, तो उनकी बीवी ने वहीं पे हाथ पकड़ दिया, डॉक्टर साहब नो, यू आर नॉट अलाउड। मैं इतना ख्यालों में खो गया, मैंने कहा यार इस आदमी ने 10 साल देश चलाया, 1 साल की एक रेवड़ी भी पकड़ो, 10 रेवड़ियां तो खाने दो उनको। ये फोटो मैं आपको दिखाता हूं, जब मैं पहली बार उनसे मिला। आप ध्यान से देखिए, इस फोटो में वो बता भी रहे हैं, इस फोटो में यही बता रहे हैं वो, इतनी रेवड़ियां मैं लाया था। एक नेक्स्ट फोटो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये जब उनकी रेवड़ियां छिन गई उसके बाद की फोटो है। और अभी भी आप उनकी मुट्ठी देखिए, एक एक रेवड़ी दोनों मुट्ठियों में पकड़ी हुई है उन्होंने।
बट व्हाट ए मैन, प्लीज एक जोरदार तालियां डॉक्टर साहब के लिए। कॉलेज में खैर मुझे म्यूजिक व्यूजिक तो नहीं सीखने को मिला, पर एक चीज बड़ी अच्छी हुई, मैंने थिएटर ज्वाइन किया और थिएटर में मेरा इतना मन लगा, इतना मन लगा, इतने ढेर सारे प्राइजेस जीते कि फर्स्ट ईयर में मैं डायरेक्ट फेल हो गया। ये आप देख रहे हैं कितने सारे प्राइजेस। अच्छा, एप्रिसिएशन बहुत मिलता है थिएटर में, पैसे नहीं मिलते, और मेरी आदत थी मैं घर से कभी मांगता नहीं था, क्योंकि मुझे पता भी था मिलेंगे भी नहीं। तो मेरी जो थेरेपिस्ट थी, जब मैंने उनको ये बात बताई तो वो इसमें एंगल ढूंढने लगी। एक ना वो थी भी वैसी, वो सिमी गरेवाल जैसी, इधर बाल फेंक के कहती, लगता है आपके घर वालों ने आपको सपोर्ट नहीं किया। मैं कहा क्यों सपोर्ट क्यों नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं की। उनको लगा कि शायद मैं काम कर रहा हूं। मैंने कहा देखो, हम जैसे मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, हम लोग उसी दिन अडल्ट हो जाते हैं जिस दिन हमें पता चलता है कि हमारे पापा की इनकम जो है वो घर के खर्चों से कम है, तो हम उसी दिन अडल्ट हो जाते हैं। तो इसलिए मैं छोटी मोटी नौकरियां करता था। तो मेरे को बोलती कि आपके पापा ने आपको सपोर्ट किया। मैंने कहा बिल्कुल सपोर्ट किया, लोग आते हैं 10-50 रुपए लेके बॉम्बे, मैं 1200 रुपए लेके आया था। अच्छा, ग्रेजुएशन के बाद जो 3 महीने का ब्रेक होता है ना, तो उसमें मुझे लगा कि मुझे बॉम्बे जाके स्ट्रगल करना चाहिए। अब हम न्यूज में जो भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, हम सच मान लेते हैं। उन दिनों में पढ़ रहा था कि मुंबई में अंडरवर्ल्ड बहुत है, तो मैंने जो 1200 रुपए थे ना, अंदर वाले अंडरवेयर में छुपा लिए, कि जैसे अंडरवर्ल्ड वाले दादर स्टेशन पे खड़े मेरा ही वेट कर रहे हैं कि बंदा आएगा, इसका 1200 छीनना है। और थैंक यू। और आप बड़े सारे फिल्म स्टार्स की इंटरव्यू सुनते होंगे जो आके बोलते हैं ना कि मैंने बड़ी स्ट्रगल की है, मैं रेलवे स्टेशन पे आके सोया। झूठ बोलते हैं, वो नहीं सोने देते। वो लात मारते हैं, गाली डंडा, 3 चीजें एक साथ आती, आदमी को समझ में नहीं आता पहले किस पे रिएक्ट करे। तो हम लोग दादर स्टेशन पे पहुंचे, रात को 11:30 बजे का टाइम होगा। तो मेरा एक दोस्त था, उसके कोई दूर के रिश्तेदार उनके घर में चले गए। हमारे लिए सब कुछ नया नया, मुंबई शहर, वहां की लैंग्वेज। वो रात को 11:30 बजे आया, नाश्ता करेंगे? मैंने कहा हाँ करेंगे नाश्ता। वो पोहा ले आया। अब मैं पोहे को देखूं और मेरे दोस्त मेरे मुंह की तरफ देख रहे हैं। मैंने पूछा मतलब ये किस पे छिड़क के खाना है, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं था। मुझे लगा कुछ तो खाते होंगे इसके साथ, इसके साथ कोई दही या पराठे आते होंगे। मैंने कहा पूरी डिश यही है? कहता हाँ। क्योंकि हम लोगों ने ना, हम तो लोहड़ी मनाते हैं ना पंजाब में, तो ये जो पोहा बना के हम लोग आग में फेंकते हैं, ये लोग मूंगफली हल्दी डाल के पेट में फेंक रहे हैं। हमें समझ में नहीं आया। तो बहुत सारी चीजें ना नई नई मुंबई में आके देखने को मिली। जैसे पोहा मेरे लिए नया था मुंबई में, वैसे लिफ्ट मेरे लिए नहीं थी, क्योंकि अमृतसर में तो हाई राइज बिल्डिंग होती नहीं, अब तो खैर बहुत आ गई, लेकिन उस समय मेरे लिए लग्जरी थी। पहले 6-7 दिन तो हम दूसरी बिल्डिंगों में जा जाके ना लिफ्ट में ही ऊपर नीचे जाते रहे, मजा आ रहा था। टिंग टांग टिंग नीचे, हम आपस में खुश कि मुंबई आ गए। एक दिन एक लिफ्ट पता नहीं कौन से फ्लोर पे खुल गई, वो टी सीरीज का ऑफिस था। वो कहता बोलिए किससे मिलना है? मैंने कहा कौन फ्री है? हाँ, हम तो ऐसे ही आए थे। अच्छा, हम पहुंच तो गए, हमें लेकिन पता नहीं कि करना क्या है। हमने तो किताबों में पढ़ रखा था